दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की। और इस संदर्भ में, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं वेरी फर्स्ट प्री हिस्टोरिक एज इन एमपी। तो वेरी फर्स्ट हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जो प्री हिस्टोरिक एज है, तो हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश में जो एंशियंट पीरियड है, तो इसमें प्री हिस्टोरिक एज, तो प्री हिस्टोरिक एज, तो यहां हम कह सकते हैं कि विथ रेफरेंस ऑफ मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है इसको नंबर ऑफ 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको नंबर ऑफ 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम इसे। जैसे हम कह सकते हैं पूरा पाषाण काल जो पैलियोलिथिक एज है, ये 2,50,000 BC और बिफोर कॉमन एरा टू 50,000 बिफोर कॉमन एरा, ये पीरियड पैलियोलिथिक एज का आता है, या हम इसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। दूसरी बात आती है मेसोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल आता है, जो 50,000 BC से 10,000 BC का पीरियड आता है ये। और हम यहां देखते हैं मेसोलिथिक एज, और उसके बाद नियोलिथिक एज है। नियोलिथिक एज नवपाषाण काल 10,000 बिफोर कॉमन एरा टू 5,000 बिफोर कॉमन एरा, या हम इसको कह सकते हैं कि 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व का जो समय है, ये नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज को हम लोग देते हैं। देन हम लोग यहां पर देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो इनसे रिलेटेड आ सकते हैं, जो पूछे जाने योग्य क्वेश्चंस हैं। जैसे रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस फील्ड से एसोसिएट थे या किस कार्य क्षेत्र को ये जो है बिलोंग करते थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फूट वाज आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं ये, है ना, या पुरातत्वविद के रूप में हम इनकी पहचान कर सकते हैं। ये पुरातत्वविद के रूप में इनकी पहचान की जा सकती है। देन हम लोग यहां देखें कि और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहां देखें, जैसे एक्सप्लेनेशन जब हम करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो जो भारत में जो पुरातत्व की गतिविधियां हैं उनके संदर्भ में रॉबर्ट ब्रूस फूट का नाम हमेशा लिया जाता रहेगा, या हम कह सकते हैं कि द नेम ऑफ रॉबर्ट ब्रूस फूट इज इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज इन इंडिया। तो जो आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज रही है इंडिया में, तो वहां रॉबर्ट ब्रूस फूट का नाम जो है अपना एक उसका विशेष स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस हमको देखने को मिलता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट, तो एक्चुअल में इसका जो इंपॉर्टेंस है, ये बंदा जो है आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड रहा है इन ब्रिटिश पीरियड, है ना। देन हम कह सकते हैं कि इन 1863 रॉबर्ट ब्रूस फूट डिस्कवर्ड द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ ए हैंडेक्स टूल, यानी हम कह सकते हैं कि जो पल्लवरम है, पल्लवरम जो मद्रास के पास में है, वहां से इन्होंने पहला जो है हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक जो उपकरण है हैंडेक्स या हस्तकुठार, उसकी खोज की थी। और हम ये जानते हैं, इतिहास जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आप देखेंगे कि ये पल्लवरम यानी मद्रास और एशुलियन कल्चर बोलते हैं इसको अपन लोग, हैंडेक्स कल्चर, और इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा की गई थी, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रूस फूट इन 1863। तो ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देन हम लोग यहां देखते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फूट वाज ए ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट। हम कह सकते हैं कि ये एक इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे जो विभाग है उससे संबंधित एक, हम कह सकते हैं, ब्रिटिश भूगर्भ शास्त्री थे, और एक पुरातत्वविद के रूप में भी हम उनकी पहचान कर सकते हैं कि वो जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है उससे जुड़े रहे थे ब्रिटिश पीरियड में। तो एक बहुत ही अहम नाम, इस तरह के क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे हमसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर आदि मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो आदि मानव के जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, तो किस स्थान पर आदि मानव के, तो हम कहते हैं कि भाई भीमबेटका से, आदमगढ़ से, नावदा टोली से। तो हम लोग कहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में जो है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फॉसिल्स ऑफ प्रिमिटिव ह्यूमंस हैव बीन फाउंड। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ हथनौरा, जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में जो हथनौरा है, वहां से प्राप्त हुए हैं। सो इनमें से हम कह सकते हैं कि कहीं से हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, है ना, नन ऑफ द एबव, ऐसा बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
तो इन इंडियन सब-कॉन्टिनेंट एनी एविडेंस ऑफ फॉसिल्स ऑफ अर्ली प्रिमिटिव जो है ह्यूमंस हैज नॉट बीन फाउंड, यानी भारत में प्रारंभिक जीवाश्म नहीं मिलते, बाद के जीवाश्म हमको जो है हथनौरा से प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद हम देखें यहां पर कि क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि भाई भारत में आदि मानव की आरंभिक गतिविधियां जो हैं सबसे पहले नर्मदा घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, और यानी फर्स्ट एविडेंस ऑफ द अर्ली एक्टिविटीज ऑफ प्रिमिटिव मैन इन इंडिया हमको कहां से मिलती है? हैज बीन फाउंड इन द वेस्टर्न नर्मदा वैली। जो वेस्टर्न नर्मदा वैली है वहां से हम इसको प्राप्त करते हैं। एक्टिविटीज यानी जो हम कह सकते हैं अर्लियर जो एक्टिविटीज हैं, जो आदि मानव हैं, या हम कह सकते हैं उनके बारे में कि भाई प्रिमिटिव जो ह्यूमन है उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं। तो हम यहां देखते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के किस विभाग या मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो डिपार्टमेंट है ये भारत के किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इसके बारे में जानकारी रख सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या भारत का संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है यह विभाग। ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं हमें। यहाँ उसकी व्याख्या भी की गई है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट किसके अंडर में वर्क करता है? डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके अंडर में ये काम करता हुआ नजर आता है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन जैसे इस बार आपसे पूछा था कि जो ट्राइबल म्यूजियम या जनजाति संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है, तो इसी तरह के प्रश्न हम यहां देखते हैं। वेयर इज द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम लोकेटेड, यानी इंडिया में जो हम कहें कि फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहां पर स्थित है? तो आप जानते हैं इसको, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां पर आता है? भोपाल में आ जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखना होगा। यहां पर इस पार्ट में आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय नाउ कॉल्ड, यानी हमको याद रखना है चाहे मीडियम कोई सा भी हो, उसको बोलेंगे हम राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, है ना, नाउ कॉल्ड, यानी हम कहें इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम, ये कहां लोकेटेड है? भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसे अभी वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहा जाता है, ये भोपाल में स्थित है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। अब हम देखें, इट इज एन, है ना, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया गवर्नमेंट का जो कल्चरल जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में है। ये एक ऑटोनोमस या स्वायत्त शासी संगठन है जो संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, पूरा पाषाण काल की बात करते हैं। तो पूरा पाषाण काल मध्य प्रदेश में जो है, जैसे हम लोग कहते हैं ना हिस्ट्री ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का इतिहास, तो इसमें वेरी फर्स्ट आता है स्टोन एज, यानी प्रस्तर युग आता है, पाषाण काल आता है ना। और पाषाण काल को हम लोग रखते हैं 2.5 लाख बीसी, यानी हम कह सकते हैं कि 2.50 लाख बिफोर कॉमन एरा टू 5000 बिफोर कॉमन एरा। इस पीरियड में हम इसको रखते हैं। अब यहां पर आप देखिएगा कि स्टोन एज इज डिवाइडेड, हमने पढ़ा है कि स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ 3 स्टेजेस या नंबर ऑफ 3, यानी हम कह सकते हैं कि पाषाण युग को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। और उसमें पहला भाग आता है आपका पूरा पाषाण काल या पेलियोलिथिक पीरियड हम उसको बोलते हैं। और पेलियोलिथिक पीरियड को हम जो टाइम पीरियड देते हैं वो टाइम पीरियड होता है 2,50,000 बिफोर कॉमन एरा टू 50,000 बिफोर कॉमन एरा। ये जो पेलियोलिथिक एज है इससे रिलेटेड हम ये क्वेश्चन देख सकते हैं। तो पेलियोलिथिक एज जो पूर्व, या हम कहें कि पूरा पाषाण काल, या हम कहें अर्ली स्टोन एज है ये। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो पीपल ऑफ दिस एज, यानी इस युग के जो मानव थे
हम कह सकते हैं कि पीपल ऑफ दिस एज वेयर हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, यानी हम कह सकते हैं कि इस पीरियड में जो व्यक्ति रहते थे, जो पर्सन्स थे, लोग जो थे, वो हंटर्स थे, फूड गैदरर्स थे, यानी वे लोग आखेटन का काम करते थे, खाद्य संग्रहण का काम करते थे वो जंगलों में। बस यही उनका एकमात्र हम कह सकते हैं फंक्शन हुआ करता था। या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि दिस मीन्स, है ना, दे वर नोमैड्स, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इसका अर्थ यह है कि वो बंजारे थे, बंजारे प्रकृति के थे, क्योंकि उनका काम ही क्या था, आखेटन करना और खाद्य संकलन करना, यानी हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, ये उनका मेन फंक्शन था। सो हम कह सकते हैं कि वे लोग कौन थे, दे वेयर नोमैड्स, यानी बंजारे टाइप के लोग थे, है ना। और हम ये भी कह सकते हैं कि दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना, इन सर्च ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी वो लोग क्या करते थे, वनस्पतियों की तलाश में या फिर पशुओं की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे। या हम कह सकते हैं कि वो जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको सर्च करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस लगातार उनका मूवमेंट बना रहता था इन दिस पीरियड, है ना। तो इसलिए तो हमने कहा है ना कि वो लोग नोमैड्स थे। नोमैड्स उन लोग को कह सकते हैं, नोमैड्स कम्युनिटी हम बोल सकते हैं, है ना। और जब भी आप इसको सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहेंगे तो आप इसमें बोल सकते हैं कि इस तरह के जो पर्सन होते हैं, जैसे आजकल हम लोग देखें जो ट्राइब्स होती है ना, तो ट्राइब्स में हम लोग देखें कि हमारे आंध्र प्रदेश में जो चेंचू ट्राइब्स है या जो कादर ट्राइब्स होती है ना, और हमारे यहाँ जो अर्ली पीरियड जो था बैगास का, बैगा ट्राइब्स का, या हम लोग देखते हैं कि बुशमैन जो ट्राइब्स आ जाते हैं आपके अफ्रीका में, तो ये लोग जो हैं अपना इनका एक जो स्मॉल जो ग्रुप होता है ना, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक नाम जो है लिया जाता है ना। तो हम कह सकते हैं कि दे लिव्ड इन स्मॉल कम्युनिटीज, वो छोटी छोटी कम्युनिटीज में रहा करते थे, स्मॉल कम्युनिटीज में रहा करते थे, है ना। और उस कम्युनिटी को हम लोग कहते हैं बैंड सोसाइटी, BAND, बैंड सोसाइटी। बैंड सोसाइटी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वृंद समाज में रहा करते थे, ये बैंड सोसाइटी बोलते हैं अपन लोग। और बैंड सोसाइटी का मीनिंग ये होता है कि हम ये बता सकते हैं कि विच मीन्स अ कम्युनिटी ऑफ लेस देन 100 पीपल, यानी 100 व्यक्तियों से कम की जो कम्युनिटी होती है उसको हम लोग बैंड सोसाइटी बोलते हैं। तो ये लोग उसी प्रकार की सोसाइटी में उस समय निवास किया करते थे, इनका रेसिडेंट उसी टाइप से हुआ करता था। तो यहां हम लोग उस चीज को अब देखने जा रहे हैं कि यहां जो एविडेंस जो हमको मिले हैं वो एविडेंस किस तरह के मिलते हैं। तो वेरी फर्स्ट हम लोग देखते हैं रेसिडेंशियल पैटर्न। तो इनका रेसिडेंशियल पैटर्न क्या था, है ना, इनका जो आवासीय स्वरूप पूरा पाषाण काल या पेलियोलिथिक पीरियड में क्या था। तो हम कह सकते हैं ये लोग रेसिडेंशियल पर्पस से क्या यूज करते थे, ये लोग रिवर वैली को, वेरी फर्स्ट रिवर वैली, है ना, रिवर वैली। देन हम लोग कह सकते हैं कि जो क्लिफ होता है, माउंटेन जो रिजेस होते हैं, माउंटेन रीज और क्लिफ जो होता है, पहाड़ की जो कगारें होती हैं, वहां पर ये लोग निवास करते थे, है ना। केव्स जो हैं, केव्स, है ना, बिग साइज केव्स, स्मॉल साइज केव्स, वहां पर ये लोग जो है अपना जो है रेसिडेंशियल पैटर्न इनका इस तरह का रहता था उस पीरियड में, है ना। यहां पर हम कह सकते हैं, देखिए जैसे माउंटेन रीज या पहाड़ी कगार को इस तरह से बताया गया है ना, ये ऐसा गैप बनी रहती थी पहाड़ों के बीच में, तो वहां पर ये लोग रहा करते थे, है ना। या हम कह सकते हैं इनके बारे में, ये जो माउंटेन रिजेस हैं, यहां पर देखिए ये माउंटेन रिजेस हैं, ये एक दूसरे से, अब इनके बीच में जो गैप होते थे, ये गैप बने होते थे, वहां पर ये रहा करते थे, ये, है ना। जैसे झुरमुट होता था पहाड़ियों में पेड़ पौधों का, वहां पर ये लोग निवास करते थे। इसके अलावा हम कह सकते हैं केव्स आ जाती हैं, ये केव्स बनी हुई है, ये, है ना, ये भीमबेटका की केव्स को आपको यहाँ पर इसको पिक्चराइज किया गया है। तो ये केव्स होती हैं, गुफाएं
वहां पर ये निवास करते थे। या हम कहें कि ये देखिए आप भीमबेटका के केव्स को बड़े रूप में आपको शो किया गया है ना। तो यहां पर जो है आप बता सकते हैं कि ये लोग यहां पर भी इनका रेसिडेंशियल पैटर्न में केव्स भी इंक्लूड था, है ना। ये गुफाएं और कंदराएं, इस तरह से हम कह सकते हैं। ये शेल्टर है, ये टाइप ऑफ शेल्टर, यानी केव्स अलग हो जाती है, शेल्टर अलग हो जाते हैं। तो ये वहां पर भी निवास किया करते थे, इसका भी हमें रेसिडेंशियल प्रूफ मिलता है हमें, ठीक है। देन हम कह सकते हैं रिवर वैली, देखिए आप कितना बढ़िया पिक्चर इसमें बताया गया है। वो फिश हंटिंग कर रहा है ना। तो फिश हंटिंग ये तो अब एक्चुअल में जो समय के साथ जो डेवलपमेंट होता गया है, तो वहां पर हम लोग देखते हैं ये चीज आ रही है। और ये जो पिक्चर है, ये थोड़ा सा हम लोग इसको बता सकते हैं कि ये आपका नियोलिथिक एज से रिलेटेड हो जाती है, बट ये एक तरह से हम यहाँ एग्जाम्पल एज ए एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं उसको। तो यहां ध्यान रखिए आप, ये देखिए आप, ये आपका प्री हिस्टोरिक एज में पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड आप ये बता सकते हैं, ये एविडेंस है। और वैसे ये तो बाद में आते हैं बहुत, ठीक है। देखिए अब देखिए आप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, है ना, कि भारत में प्रारंभिक मानव की गतिविधियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, या जो एविडेंसेस ऑफ अर्ली ह्यूमन एक्टिविटीज इन इंडिया इज फाउंड। तो जो अर्ली एक्टिविटीज ऑफ प्रिमिटिव ह्यूमन जो है इन इंडिया हमको कहां से मिलता है, तो हम कह सकते हैं नर्मदा घाटी क्षेत्र से। नर्मदा घाटी क्षेत्र से ये एविडेंस हमको मिल जाते हैं। नर्मदा वैली रीजन जो है, वहां से हमको जो अर्ली ह्यूमन एक्टिविटीज है उससे रिलेटेड एविडेंस जो है हमको मिल जाते हैं, ठीक है। यहां पर हम कह सकते हैं, इसको एक्सप्लेन जब हम करेंगे, कि ह्यूमन जो है यूज टू लिव इन रिवर वैलीज इन देयर अर्लियर टाइम। मनुष्य ने क्या किया था कि अपने प्रारंभिक समय में नदी घाटियों को रहने के लिए उपयोग में लाया था वो, क्योंकि वहां उसको पानी भी मिल जाता था, उसको मछलियां मिल जाती थी, और भी बहुत सारे जानवर वहां पर पानी पीने आते थे। तो वो हैंडेक्स उठाता था और हैंडेक्स या हस्त कुठार से उन जानवरों को मारकर अपना भोजन वो शुरू कर देता था, है ना। तो भारत में आदि मानव की आरंभिक गतिविधियों के साक्ष्य वेस्टर्न जो नर्मदा वैली है वहां से मिलते हैं, या एविडेंस ऑफ अर्ली एक्टिविटीज ऑफ प्रिमिटिव जो मैन है इन इंडिया हैज बीन फाउंड इन वेस्टर्न नर्मदा रिवर वैली। तो नर्मदा वैली का जो वेस्टर्न पार्ट है, जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम जबलपुर टू खंडवा, ओंकारेश्वर, आपका जो है बड़वानी, यहां तक का जो बेल्ट है, यहां पर ये एक्टिविटीज हमको मिल जाती हैं। स्पेसिफिक रूप से अगर हम देखना चाहें तो वो जगह है आपका आदमगढ़, है ना। आदमगढ़ एंड भीमबेटका वाला जो रीजन है वो हम यहां पर बता सकते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए आप, हथनौरा, है ना, इन डिस्ट्रिक्ट सीहोर, भीमबेटका in district Raisen are important prehistoric sites located in western नर्मदा वैली रीजन। हम कह सकते हैं पश्चिमी नर्मदा घाटी क्षेत्र में सीहोर जिले का हथनौरा या रायसेन जिले का भीमबेटका, ये प्रागैतिक स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिनके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर आप यहां पर बताएंगे कि पूरा पाषाण काल से संबंधित जो है टूल्स के बारे में, टूल्स एंड वेपन्स के बारे में हमसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हैंडेक्स, है ना, ये मेन वेपन्स बोल लो आप, या मेन टूल्स बोल दीजिए, या मेजर टूल्स या मेजर वेपन में हम सिर्फ काउंट करेंगे अर्ली जो ह्यूमन लाइफ है वहां हैंडेक्स को। हैंडेक्स विच वॉज मेड अप रफ स्टोन, यानी हम कह सकते हैं मेड अप बाय रफ स्टोन, या हम कह सकते हैं कि ये खुरदरे पत्थर के औजार होते थे। इनको ना तो फर्निश्ड किया जाता था, ना ही मतलब उनको ना तो तराशा जाता था, ना ही पॉलिश्ड किया जाता था। ये ना तो चमकीले या तराशे हुए होते थे, ये रफ या क्रूड स्टोन टूल्स हुआ करते थे। ये आप ध्यान रखिएगा जो है ना। तो खुरदरे पत्थर से बने हुए हस्त कुठार, या हम कहें हैंडेक्स विच वॉज मेड अप बाय रफ स्टोन, है ना, यूजिंग पेबुल जो स्टोन्स होते थे, पेबुल स्टोन्स यानी जो पेबुल पत्थर होते थे उनका उपयोग किया जाता था। रिवर्स में आप देखते हैं कि नदियां जो होती है वहां पर नदियों में फ्लो, जो वाटर का जो फ्लो होता है उसके साथ में लुढ़कते हुए आपको गोल गोल पत्थर दिख जाएंगे, वो पेबुल स्टोन होते हैं। और उन पेबुल जो स्टोन्स होते थे उनमें से ये लोग क्या करते थे, सिलेक्ट करते थे अपने लिए एज ए हैंडेक्स। तो ये उनका मेन वेपन होता था,
ठीक है। अब हम लोग क्या देख सकते हैं यहां पर, हम लोग यहां पर बता सकते हैं कि जो टूल्स होते थे, है ना, तो उसके बारे में कह सकते हैं हम कि देयर वेयर, है ना, 3 टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स, है ना। उस पीरियड में 3 प्रकार के जो है हमको प्रस्तर उपकरण देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि कोर, फ्लेक एंड फ्लिंट, कोर, फ्लेक एंड फ्लिंट। तो ये 3 प्रकार के प्रस्तर उपकरण हुआ करते थे, या हम कहें कि स्टोन टूल्स हुआ करते थे ये, है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं जैसे कोर एंड फ्लेक जो होता था, तो इनका मतलब क्या होता था। तो कोर एंड फ्लेक टूल्स मींस हम लोग बता सकते हैं कि व्हेन अ स्टोन इज ब्रोकन इनटू पीसेस, हम कह सकते हैं एक पत्थर को जब टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। जब हम एक पत्थर को टुकड़ों में तोड़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो थिक जो पीस जो होता है, द थिक पीस इज कॉल्ड कोर। जो मोटा पत्थर जो होता है या मोटा जो भाग होता है पत्थर का, उसको हम लोग कोर कहते हैं। एंड जो थीन पीस जो होता है, या जो छोटा स्मॉल और थीन पीस जो होता है उस स्टोन का, उसको हम लोग कहते हैं फ्लेक, बोलते हैं उसको हम लोग, वो फ्लेक होता है। तो इसी प्रकार से जो पॉइंटेड जो हो जाता है, जो पॉइंटेड वाला जो पार्ट होता है स्टोन का, तो वो हो जाता है फ्लिंट हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं स्टोन को। और उसके बाद में क्या होता है कि टूल मेड आउट ऑफ कोर, अगर वो उपकरण कोर से बनाया गया है, कोर वाले भाग से बनाया गया है, तो आर कॉल्ड कोर टूल्स, उसको हम लोग कोर उपकरण बोलेंगे। और अगर फ्लेक वाले भाग से बनाया गया है तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लेक टूल्स बोलेंगे हम लोग उसको। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं और आप बता सकते हैं कि कोर यहां जैसे बताया गया है। तो जो हैंडेक्स होता था, हैंडेक्स जो है यूज्ड एज अ वीपन, ये हथियार के रूप में यूज होता था। और ये सबसे पहला टूल्स या वीपन आप कह लीजिए हैंडेक्स था। ये अर्ली जो ह्यूमन जो थे या प्रिमिटिव जो ह्यूमन थे, उनकी लाइफ में फर्स्ट जो वीपन या हम कहें फर्स्ट टूल जो था वो था वीपन था। वो ये कौन सा वीपन, एज ए वीपन यूज करते थे हैंडेक्स को जो है ना। तो यहां आप देखिए उसको बताया जा रहा है यहां पर जो है, ठीक है। ये देखिए आप अलग अलग टाइप के आ जाते हैं, है? यहां पर बताया गया आपको ये उपकरण, कोर, हस्त कुठार, हैंडेक्स, फ्लेक जो टूल्स हैं, चॉपर एंड ब्लेड ऐसे यूज किए जाते थे। यहां पर देखिए आप, जैसे चॉपर जो होता था ये कटिंग वगैरह के पर्पज से यूज होता था, चॉपिंग के लिए। यानी हम कहें कि जो चॉपर होता था उसको यानी कटिंग वगैरह जो करते थे, यानी हमको जो है मीट को या प्लांट को काटना है, कटिंग करना, छोटे छोटे टुकड़े करना, तो वहां चॉपर का इस्तेमाल हम लोग किया करते थे, है ना। फिर आप बता सकते हैं कि यानी हम कहें कि डबल एज्ड, यानी हम कहें कि दोनों तरफ धार वाला जो चॉपर है वो भी हमें देखने को मिल जाता है ना। आपको हैंडेक्स मिलता है ना। हैंडेक्स का यूज आपसे सिर्फ ये बताएंगे, हैंडेक्स नाम का जो टूल्स मिला है उसका जो सिंगल यूज था कि वो एज ए वीपन यूज किया जाता था। जानवर को मारना, उसके सिर पर मारो, उसकी पीठ पर मारो, है ना, उसको मारने के लिए हैंडेक्स नाम का जो वीपन है वो यूज किया जाता था, है ना। तो ये आप बता सकते हैं। जैसे क्लीवर है, क्लीवर जो है ये भी एक तरह का जो है ये जो चॉपिंग पर्पज से भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि फॉर जो डिगिंग है ना, डिगिंग पर्पज से भी यूज करते थे। जैसे रूट वगैरह है, या हम कहें कि जो रूट हो जाता है, या फिर हम कहें कि जो प्लांट्स वगैरह जो होते हैं ना, तो इनको उनकी जड़ को खोदने के लिए हम लोग जो है ये यूज करते थे। इस तरह का क्लीवर वगैरह का यूज हो जाता था उस पीरियड में जो है ना। ये है। अब ब्लेड आ जाते हैं, ब्लेड टूल्स आ जाते हैं। तो ये ब्लेड टूल्स जो है ये फ्लेक्स हम कह सकते हैं। जो फ्लेक टूल्स जो होते हैं उसमें हम लोग इसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो ब्लेड्स होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ब्लेड टूल्स होते थे, तो द कटिंग साइड ऑफ ब्लेड्स जो है ना, वेयर शार्प, ये बहुत शार्प होता था। ये जो इनका जो दोनों कटिंग साइड जो होता था ये शार्प होता था। तो इसको हम लोग यूज करते थे। किस लिए यूज करते थे हम लोग इसको, कि हमें जो है
प्लांट्स को काटना है या फिर हमको जो जानवर का जो मांस है उसको काटना है, तो वहां पर जो है उसको यूज करते थे। इसको ये दोनों तरफ धार देखें आप, इसकी बोथ साइड जो है आपको एज मिलेगा, इसको ये ब्लेड होता था, ये है ना। तो इस तरह के आपको टूल्स देखने को मिल जाते हैं इस पीरियड में, है ना। स्क्रैपर होता था, स्क्रैपर एक अपने आप में आप बता सकते हैं कि स्क्रैपर जो होता था एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ बताया डबल एज्ड, है ना, ये जो है टूल्स है ये। तो हम लोग यहाँ कहेंगे कि जो स्क्रैपर नाम का जो टूल्स होता था, ये किस तरह का टूल्स होता था। हम कहेंगे ये पॉइंटेड जो ब्लेड्स होते थे, यानी जो नोकदार जो ब्लेड होती थी, यानी जिसमें ब्लेड का भी काम करेगा वो और नोक भी होगी आगे की तरफ जो है ना। जैसे अपना नाइफ होता है ना, जो चाकू होता है, उसी प्रकार का होता था। तो इसका यूज क्यों करते थे कि टू रिमूव द स्किन ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल की जो स्किन होती थी उसको उतारने के लिए, ताकि अंदर मांस काटना आसान हो जाए, तो इसके लिए इसको यूज किया जाता था। तो ये अलग अलग प्रकार से आपको ऐसे बहुत से उपकरण देखने को मिलते हैं। और मेरी आपसे यही मतलब आपको सजेशन है कि यहां पर जब आप पैलियोलिथिक एज पढ़ेंगे, आपको सिंगल एकमात्र आपको जो हथियार है वो याद रखना है। वो कौन सा है? हैंड एक्स है। बस इतना याद रखिए। इतनी सारी चीजें ये यूज होती थी, बट ये जो है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है ये, यानी आपको हिस्ट्री वगैरह में ठीक लगेगा, पर यहाँ एमपी में तो आप हैंडेक्स वगैरह याद रखिएगा, वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हड्डियों के उपकरण वगैरह ये सब बाद में बने हैं, ये डेवलपमेंट होता गया धीरे धीरे, है ना। तो बोन्स टूल्स होते थे, तो ये हड्डियों के जो उपकरण बनाए जाते थे, ये मछली पकड़ने के लिए यूज किए जाते थे, फिशिंग पर्पस जो है इसको यूज करते थे। तो इस तरह के टूल्स हमको देखने को मिलते हैं। अब हमारे लिए मतलब की चीज ये हो जाती है कि इन कॉन्टेक्स्ट टू एमपी के संदर्भ में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है मेजर साइट्स के बारे में। साइट्स यानी नदी घाटियां, तो नर्मदा, चंबल, बेतवा, सोन, हिरण, बाघ, बीना नदी का जो घाटी क्षेत्र है, यहां से हमें एविडेंसेस मिलते हैं पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड। या हम कहें कि जो रिवर वैलीज, तो नर्मदा रिवर वैलीज है, चंबल है, बेतवा है ना, हिरण है, बाघ, बीना, ये जो भी रिवर वैलीज हैं, यहां से हमें जो पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड एविडेंसेस मिल जाते हैं, है ना। जैसे यहां हम लोग देखें, यहाँ आपको मैप में उसको शो किया गया है ना। इस मैप में बताया गया ये नर्मदा वैली है, ये नर्मदा की जो ट्रिब्यूटरी है हिरण वैली, है ना। नर्मदा की जो ट्रिब्यूटरी आ जाती है, जैसे हम लोग कहें कि नर्मदा की जो ट्रिब्यूटरी है, इसमें हम लोग कह सकते हैं नर्मदा की ट्रिब्यूटरी में, जैसे इधर बाघ रिवर वैली आती बेनगंगा और नर्मदा के बीच में, यहां पर हम लोग कह सकते हैं बेतवा वैली आ गई, है ना। बेतवा वैली के साथ में हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है सोन आ जाती है, इधर चंबल आ जाती है। तो ये जो बेल्ट है ये पूरा का पूरा, तो यहां पर हमको जो है एविडेंसेस मिलते हैं। तो वो एविडेंसेस कौन से हो सकते हैं, तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो रिवर वैलीज हैं वहां पर कौन कौन से प्लेस हमको मिले हैं जहां से हमें पैलियोलिथिक एविडेंस मिल जाते हैं। तो वो लोकेशन उनकी हम बता सकते हैं। आदमगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद, भीमबेटका इन डिस्ट्रिक्ट रायसेन, रुनीजा इन डिस्ट्रिक्ट उज्जैन, सागर, दमोह एंड सिवनी डिस्ट्रिक्ट। यानी हम कह सकते हैं कि होशंगाबाद जिले में आदमगढ़, है ना, भीमबेटका रायसेन जिले में, रुनीजा उज्जैन जिले में, इसके अलावा सागर, दमोह, सिवनी, रीवा, इन सभी जिलों से हमको एविडेंस मिल जाते हैं यहां पर जो है ना। यानी आप बता सकते हो कि भाई सीधी जिला हो, सिवनी जिला हो, पन्ना जिला हो, है ना, या शाजापुर डिस्ट्रिक्ट हो, सीहोर डिस्ट्रिक्ट हो, राजगढ़ रायसेन जिला हो जाए, है ना। और आप बता सकते हैं यहाँ पर मंदसौर है, धार है ना, जबलपुर है। इन सभी जगह से हमको जो है कुछ ना कुछ प्रमाण मिल ही जाते हैं पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड, है ना। जैसे हम लोग यहां पर देखना चाहें आदमगढ़ जिसका कि नाम अभी हम लोग ने लिया था, ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आदमगढ़ बहुत ही मेन प्लेस है, ये आप बता सकते हैं। यहां से हमको ह्यूमन जो एक्टिविटीज है, जो अर्ली एक्टिविटीज ऑफ जो प्रिमिटिव ह्यूमन, वो यहाँ से आदमगढ़ से हमको मिलना शुरू हो जाते हैं, है ना। फिर आप बता सकते हैं भीमबेटका,
ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका की लोकेशन यहाँ पर आपको शो की गई है ना। यहाँ पर आपको जो है पूरा पाषाणकालीन स्थल में चंबल नदी जो है, चंबल रिवर वैली जो है, तो चंबल रिवर वैली यहाँ से भी आपको एविडेंस मिल जाते हैं। जैसे उज्जैन में रुनीजा है, या हम कहें कि ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से आपको एविडेंसेस मिल जाते हैं, है ना। देन हम कह सकते हैं पूरा पाषाणकालीन में हटा, दमोह, तो ये हिरण जो ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर नर्मदा है, वहां से आपको एविडेंसेस अवेलेबल हो जाते हैं, है ना। देन आप यहाँ देखिएगा नर्मदा रिवर एरिया में तो बाघ नदी घाटी, तो ये बाघ नदी घाटी या सिवनी डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ भी आपको एविडेंसेस अवेलेबल हैं यहाँ पर, है ना, आपको पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड, ठीक है। तो ये खास तौर पे ये प्लेसेस बताया गया है, एरिकिन इन डिस्ट्रिक्ट सागर, है ना, नियर बीना रिवर वैली, तो ये आपको बीना नदी घाटी क्षेत्र में भी आपको एविडेंसेस मिल जाते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा इनके बारे में, भीमबेटका इन रायसेन, हथनौरा इन सीहोर, देन आदमगढ़ इन होशंगाबाद। देखिए ये यानी हम कहें सेंट्रलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर, नर्मदा वैली के जो नियर बाई जो एरिया है वहां पर आपको सेंट्रलाइजेशन दिखाई देगा, जो प्रिमिटिव जो ह्यूमन है उनकी एक्टिविटीज का यहाँ पर जो है वो देखिए आप यहाँ पर, है ना। यहाँ देखिए पूरा का पूरा जो मिल रहा है, हथनौरा प्लेस मिल रहा है आपको सीहोर डिस्ट्रिक्ट में लोकेशन आपको मिलेगी हथनौरा की, है ना, जिसको डिस्कवर किया गया था बाय अरुण सोनकिया साहब जो थे। तो अरुण सोनकिया जो है इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, है ना। और आप बता सकते हैं कि यहां से जो एविडेंस मिला ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन स्कल, मानव की खोपड़ी जो है उसके साक्ष्य यहां से मिलते हैं, जिसको कि पुरातत्वविदों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने उसका नाम रखा है नर्मदा ह्यूमन नाम रखा है इसका। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि नर्मदा मानव ये नाम रखा गया है, हथनौरा से जो खोपड़ी का साक्ष्य मिला उस आधार पर आप बता सकते हैं। भीमबेटका जो है इसके की एविडेंस अगर आप देखना चाहें तो मिस्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर इसके डिस्कवर करता थे, है ना, डिस्कवर्ड किया था उन्होंने 1957-58 में डिस्कवर किया गया। इसका इन्वेंटर जो है मिस्टर वीएस वाकणकर, है ना। आप बता सकते हैं कि इसकी लोकेशन अब स्थिति रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है ना, रायसेन जिला, ये भी नर्मदा घाटी का क्षेत्र है ये, है ना। फिर आप बता सकते हैं कि ये फेमस क्यों है, फेमस फॉर रॉक शेल्टर एंड रॉक पेंटिंग्स, जो शैलाश्रय बने हुए हैं, शैलाश्रय गुफा जैसे और शैल चित्र हैं, उनके लिए प्रसिद्ध हैं ये। एंड 2003 में यूनेस्को ने इनको अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है 2003 की, उसमें इसको शामिल किया गया था। ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका नाम का प्लेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आना ही है आपको, है ना। तो ये चर्चा हम लोग करते रहेंगे, इसको हम लोग लगातार कंटिन्यूअस, है ना। और आपको जो है कोशिश यही रहेगी कि आपको जैसे मेसोलिथिक एज है और ये है, आपको बिल्कुल समय पर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और इसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें। और क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलते चले जाएंगे उससे रिलेटेड, और ये पूरी कोशिश रहेगी कि इसके बाहर एक भी प्रश्न ना जाए, ऐसा आपको जानकारी यहां से दी जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं। बेटा ये लाइव वीडियो हो रहा है, ये एक्चुअल में क्या होता है, बीच बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे क्या होता है कि लगातार 2 वीडियो जो है, अगर मतलब 2 रिकॉर्डिंग हो गई आपकी कंटिन्यूअस, उसके बाद में ये आराम मांगता है, ये भी, है ना। यानी हम लोग नहीं थकते पर ये थक जाता है थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। ये आप चिंता ना करें, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, ये लाइव चल रही है क्लासेस, है ना। यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ, है ना। वीडियो रिकॉर्डिंग अलग हो जाती है वो, है ना। और ये बिल्कुल लाइव चल रहा है, ये बिल्कुल भरोसा रखिए आप कि आपके साथ में कोई भी किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होगा, है ना। और सबसे अच्छी चीज आपको दी जा रही है ना। आप टेस्ट पेपर आपने देखे होंगे, आपने मटेरियल देखे होंगे, पहले आपने अगर कोई क्लास की होगी, हमारी जो रिकॉर्डिंग क्लास भी थी, या एग्जाम के बिफोर एग्जाम, है ना, हम लोगों ने जब भंवरकुआ में भी क्लास ली थी, तो आपने देखा होगा स्टडी मटेरियल हो या टेस्ट मटेरियल हो, है ना, नोट्स हो, हर जगह से क्वेश्चन आए हैं बेटा, है ना। जो हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं ना, लगता है बोरियत, उस समय बोरियत लगती कि भाई अरे यार ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्या बता रहा है, फालतू की चीज, है ना। पर बाकी बेटा उसमें से भी क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो सिर्फ
कि भाई जो क्वेश्चन दे रखा है आनंद सुपर ने, भाई वहां जो व्याख्या दी गई है उसको भी तो पढ़ो आप, है ना। एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, अलग से एक लेक्चर एक्सप्लेन का भी हुआ था, तो वहां कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं बेटा। और ये मैं बता रहा हूं ना आपको कि आपकी जो एग्जाम होने वाली है नवंबर में, उस नवंबर वाली एग्जाम को ध्यान में रखकर ये लाइव क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, जिसमें आपको यानी हम कहें कि आपका जो टाइम है उसके पहले कोर्स कराया जाएगा। चैलेंज है हमारे लिए भी, चैलेंज है बहुत बड़ा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। प्री हिस्टोरिक कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने देखा बांधवगढ़ और ये सब जो चीजें हैं, कहाँ से आ सकते क्वेश्चन। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीज आपको बिल्कुल टाइम में मिल जाए और उपयोगी चीज मिले, फालतू चीज भी नहीं देंगे हम, है ना। तो विश्वास रखिए, लाइव क्लास हो रही है और आपके बिल्कुल फायदा होगा इससे, है ना। आप बिल्कुल भी ये मत सोचें, बिल्कुल शंका मन में बिल्कुल नहीं रखें। अगर शंका नहीं होगी ना तो आपका मेरे ऊपर या इंस्टीट्यूट के ऊपर विश्वास बना रहेगा, और विश्वास बना रहेगा तो हम इतने बढ़िया तरीके से आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज बताएंगे, बहुत फायदा होगा आपका। ठीक है, तो विश्वास रखें। थैंक यू वेरी मच।